नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फार्मर्स लव के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी को पता है कि कुछ टाइम पहले हमारे विकास सर ने अनाउंस किया था कि हम डब्ल्यूओ की जो तैयारी है वो बड़े जोरों शोरों से करने वाले हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि आरपीएससी में अभी एक मतलब आरपीएससी बोलूँ या फिर मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बोलूँ या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बोलूँ, उन सभी पे एक लहर चल रही है कि डब्ल्यूओ की वैकेंसीज आएंगी। डब्ल्यूओ बोले तो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, जो कि राजस्थान स्टेट में आरपीएससी द्वारा चालू किया जाता है या फिर एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है। तो इसी एग्जाम के लिए हमारे विकास सर ने अभी कुछ टाइम पहले इसकी फ्री क्लासेस के लिए अनाउंस की थी, और उन्हीं को अपन देखते हुए आज सबसे पहले जो शुरुआत कर रहे हैं वो अपन सोयल साइंस मृदा विज्ञान से शुरुआत करते हैं। क्योंकि जिस चीज की अपन शुरुआत करते हैं, सबसे पहले अपन किसी भी स्पोर्ट्स में जाते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले अपनी धरती माता को हम प्रणाम करते हैं। तो उसी को देखते हुए अपन सबसे जो पहली क्लास है वो हम करेंगे सोयल साइंस यानी कि मृदा विज्ञान। ठीक है, इसके सिलेबस की रिगार्डिंग भी आपका वीडियो आपको अपलोडेड है। ठीक है, आपको मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हो कि क्या सिलेबस रहता है सर, इसमें कितनी क्वेश्चंस कौन से पार्ट से आते हैं। उन सब की जो चर्चा है अपन उन लेक्चर्स के अंदर की हुई है, उन वीडियोस के अंदर की हुई है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो एक बार जाके जरूर विजिट करें, ताकि हमें थोड़ा सा एक आउटलाइन पता कर पाए कि हमें कोर्स में क्या क्या चीजें पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले उसका एक आउटलाइन बहुत जरूरी है कि सर हमें इस टाइप से इस चीज को कवर करना है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वक्त व्यस्त ना करते हुए मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ कि जो सोयल साइंस है वो हमने सोयल साइंस का जो सिलेबस है वो आरपीएससी की साइट से हमने इसको लिया है। ठीक है, तो सर क्या है इसका सिलेबस। देखो सिलेबस है ना, वो ये आपके सामने कंप्लीट है। ठीक है, ये सोयल साइंस का सिलेबस है। किसका है? सोयल साइंस का, जो कि आपकी डब्ल्यू में आएगी। ठीक है, उसी को अपन ने लिया है। बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो अलग है। आपका जो पर्टिकुलर सोइल साइंस है उसका जो सिलेबस है उसमें सबसे जो पहला टॉपिक है वो है सोइल फॉर्मेशन एंड प्रोफाइल डेवलपमेंट। देखो इस टॉपिक की अगर मैं बात करता हूँ तो इस टॉपिक में ऐसा है कि कहने को तो सिर्फ 2 लाइन का है। ठीक है, सोइल सोइल फॉर्मेशन एंड प्रोफाइल डेवलपमेंट। बट अगर अपन इसको पढ़ते हैं ना तो आपको कम से कम है ना, इसमें ही आपको 4 से 5 लेक्चर देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब मेरा कहने का तरीका या फिर मेथड ये है कि आप जब इस सिलेबस को जब कवर करने बैठेंगे ना तो आपको 4 से 5 टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब ये जो सिलेबस इतना सा दिख रहा है ये इतना सा ना हो कि एक बहुत ही लेंथी सिलेबस है। ठीक है, तो इसलिए ये है कि टाइम से अगर लग सकते हैं अपन तो अपन इसको बढ़िया तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेसिक जो कंप्लीट है उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो इसका मीन्स है कि जो अपना सबसे पहला टॉपिक रहेगा कि सोइल फॉर्मेशन एंड प्रोफाइल डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद में आता है कि बेसिक आइडिया ऑफ सोइल सर्वे एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, कि सोइल सर्वे क्या होता है उसके बारे में अपन जानेंगे। ठीक है, कि बेसिक आइडिया कितने टाइप का सोइल सर्वे होता है, कैसे कैसे होता है, क्या जरूरत है इसकी। ठीक है, तो इसका बेसिक अपन पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टॉपिक है। तो उसके बाद में आता है सोइल्स ऑफ राजस्थान। अपने को इंडिया की सोइल नहीं पढ़नी। स्पेशली आप ऑब्जर्व करोगे, मैंने जो एनालिसिस किया है सारे आरपीएससी के जो अभी तक हमारे एग्रीकल्चर साइंस के जो भी पेपर्स हुए हैं उनमें हमने ये देखा है कि उसमें मैक्सिमम ये डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट उठाती है आरपीएससी। ठीक है, कभी भी ये नहीं कह सकते आप कि सर ये जो क्वेश्चंस थे ये थे नहीं। ठीक है, क्योंकि जो सिलेबस है इतना वास्ट है कि मेरे हिसाब से कहीं सोयल साइंस का सिलेबस जो बच्चा ये कवर कर लेगा उसके बाद में कुछ नहीं बचता है। ठीक है, और मैं बात करूं पेपर के लेवल की। ठीक है, तो पेपर में आप जब देखोगे आप एनालिसिस करना, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पेपर हैं आपको आरपीएससी की साइट्स पे अवेलेबल हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उनको ऑब्जर्व करना कि किस टॉपिक से और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, डब्ल्यूओ के एग्जाम में आप देखोगे कि डायरेक्ट टॉपिक टू टॉपिक उन्होंने क्वेश्चंस को पुटअप किया हुआ है। ठीक है, तो इसका मीन्स है कि सिर्फ हमें इंडिया की सोइल्स को कवर नहीं करना है उनको, बट राजस्थान की जो है स्पेशली सोइल्स कितने टाइप की होती है, कौन से रीजन में कौन सी सोइल बनती है उसको अपने को कवर करना है। फिर उसके बाद में आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल। फिजिकल प्रॉपर्टीज आप देखते होंगे कि भाई 3 टाइप की प्रॉपर्टीज सोइल की प्रॉपर्टीज होती है। पहली होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेकंड होती है केमिकल प्रॉपर्टीज एंड थर्ड वन होती है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन से आते हैं कि सर हमारा सबसे पहले आती है डेंसिटी, जिसमें आती है बल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी, फिर आती है सर टेक्सचर। ठीक है, फिर आता है स्ट्रक्चर, है ना, सोइल कलर। ठीक है, सब किस में आ जाती है?
फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाती है। तो इन्होंने क्या कहा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, अपने को सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है ना। फिर आती है कि सर केमिकल तो कहीं दिखे ही नहीं हमें, ठीक है। इसका मीन्स है कि जो सोयल रिएक्शंस दी हुई है ना, देखो रिएक्शंस की स्टडी किस में करते हैं अपन, केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि सर केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं दी हुई, नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज दी हुई है बट सोयल रिएक्शंस के रूप में दी हुई है। इसका मीन्स है हमें कवर करना पड़ेगा वो सारा, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स, अब प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स अपने को देखने को मिलती है कि सैलाइन सॉइल, स्पेशली राजस्थान में सैलाइन सॉइल्स ज्यादा मिलती है। एसिडिक सॉइल्स क्या होती है, सैलाइन सॉइल्स कौन कौन सी होती है, इन सब के बारे में कि कौन कौन से मेथड्स हैं, इनको मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर सैलाइन सॉइल बन गई तो उसका मैनेजमेंट क्या है, सर एसिडिक सॉइल्स है तो उसको कैसे अपने इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में होगा कंप्लीट। फिर है फिक्सेशन ऑफ फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड अमोनियम इन सोयल, ठीक है। देखो ये नया टॉपिक है, आप कितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन इस टॉपिक को देखोगे ना आप तो थोड़ा सा आपको अलग लगेगा कि सर ये जो टॉपिक है ना ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। और आरपीएससी में देखना कि जितने भी पेपर है ना उनके अंदर जितना भी कंटेंट है वो देखना, आपको ज्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे कि आपका फिक्सेशन वाला, प्लस में आपकी जो नीचे देखो इसमें आगे दिया होगा कि एक तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है, टॉक्सिसिटी सिम्टम्स क्या है, प्लस में सबसे ज्यादा दिया हुआ है कि जितना भी ये कंप्लीट जो अपना एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स है, मतलब फर्टिलिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं, स्पेशली फर्टिलिटी में किसके, कि न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट किसी प्लांट को कितनी है वो कैसे एस्टिमेट करेंगे, लेबोरेटरी मेथड्स भी काफी आते हैं, ठीक है। कि फॉस्फोरस की एस्टिमेशन के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, या फिर ऑर्गेनिक कार्बन की एस्टिमेशन के लिए लैब में कौन सा मेथड यूज करते हैं, व कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, मैं ये मानता हूं कि आज के जो एग्जाम्स हैं, चाहे वो आप एएफओ ले लो, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, या फिर किसी और एग्जाम में चले जाओ, शायद इतने नहीं मिलते जितने कि अपने आरपीएससी के एग्जाम्स में डब्ल्यूओ हो, या फिर एओ हो, या फिर एआरओ। इन सब में सबसे ज्यादा एस्टिमेशन के मेथड्स में जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत देखने को मिलते हैं। इसका मीन्स है कि सर हमें एस्टिमेशन के मेथड भी, लेबोरेटरी के मेथड भी पढ़ने पड़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। फिर फर्टिलिटी से रिलेटेड कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं, उनकी डेफिशिएंसी क्या होती है, उनमें टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स क्या होते हैं, वो सारा अपने को सिलेबस में कवर करना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये रहा वेरियस टेस्ट ऑफ डिटरमाइन दी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स, कि वेरियस टेस्ट करने हमें कि कौन कौन से, कि हमें न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कैसे याद करेंगे। सर आपने कहा कि प्लांट के लिए, वीट प्लांट के लिए पर हेक्टेयर जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है वो 120 किलो है। सर हमने कैसे आइडेंटिफाई कर दिया, ठीक है, हमें ये थोड़ी है कि यार ऐसे हमें पता लगा रात को कि 120 रिक्वायरमेंट है, किसी ने कहा कि यार इसको नाइट्रोजन की 120 केजी देनी चाहिए, ठीक है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें इन सब को क्या करना पड़ता है, लैब्स के अंदर एस्टिमेशन करना पड़ता है इनका कि कितनी रिक्वायरमेंट पर्टिकुलर एक क्रॉप को हो सकती है, ठीक है। वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू अपन ये जानते हैं, ठीक है। तो उन सब की अपन डिस्कशन इसके अंदर करेंगे, ठीक है। फिर आता अपना कि सिम्बायोटिक एंड नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, बहुत ही फ्रेंडली टॉपिक है, आपने सबने पढ़ा होगा, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछता है, ठीक है, हजारों बार क्वेश्चन आ चुके होंगे कि कौन सा जो माइक्रोब्स है सिम्बायोटिक रिलेशन शो करता है, कौन सा नॉन सिम्बायोटिक करता है, कौन सा लेग्यूम के लिए, कौन सा सीरियल्स के लिए, ठीक है। तो इन सब की भी अपन बात करते हैं। फिर आता है ऑर्गेनिक मैन्योर्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स। ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होती है कि सर दो टाइप की होती है, इन सीटू एंड आउट सीटू, ठीक है, एक फील्ड पे करे, एक फील्ड से बाहर से लेके आए, ठीक है, दो टाइप की होती है ऑर्गेनिक मैन्योर, ठीक है, या फिर ग्रीन मैन्योर, सॉरी ग्रीन मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर कौन कौन सी होती है, ठीक है, जिसमें अपनी आ जाती है इसी ऑयल केक्स आ जाती है कंप्लीट, ठीक है, ये सारी इसमें अपन डिस्कशन करेंगे। फिर आता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ एफआईएम, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ एफआईएम कि उसमें कितना नाइट्रोजन है, कितना फास्फोरस है, ये सारी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, तो इनके बारे में। फिर आता है वर्मी कंपोस्ट, इनकी केमिकल कंपोजिशन किस किस के देखने हैं, एफआईएम के देखने हैं, वर्मी कंपोस्ट, नाइट सोइल एंड द ऑयल केक्स, ठीक है। बोन मिल्स, बोन मिल्स क्या होती है, हड्डी की खाद जो होती है उसको बोन मिल्स कहते हैं, ठीक है। फिश मिल्स मतलब जो फिश होती है, अगर उसको जैसे होता है ना अपन फिश का ऑयल, ठीक है, ऑयल निकालने के बाद में, ठीक है, फिश मील्स का यूज मतलब जो फिश बचती है उसका मेन्योर के रूप में यूज कर सकते हैं अपन। एंड कॉमन फर्टिलाइजर, कॉमन या फिर जिसे बोल सकते हैं अपन कॉमर्शियल फर्टिलाइजर्स, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, डीएपी,
है ना, ये सारा आ जाता है, अमोनिकल फर्टिलाइजर्स, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, पोटासिक फर्टिलाइजर्स, ये सारे आ जाते हैं, इनका क्लासिफिकेशन आ जाता है। ठीक है, तो सर आपने कहा कि आज सोयल साइंस का लेक्चर है, तो सबसे पहले अपन ने सिलेबस को डिस्कस किया है कि सर सिलेबस क्या है। ठीक है, ताकि हमें ये पता पड़ पाए कि हमें सोयल साइंस में क्या क्या कवर करना है। तो आइए अपन एक एक टॉपिक को कवर करते हैं। सबसे पहला है सोयल फॉर्मेशन एंड प्रोफाइल डेवलपमेंट। अच्छा, तो सर इसमें क्या आएगा, देखो मैंने पहले ही कहा था आपको, क्या कहा था कि सोयल फॉर्मेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर ऑलरेडी 5 टॉपिक आ जाते हैं। सर कौन कौन से? ठीक है, तो सबसे अगर मैं बात करूं पहले, ठीक है, तो पहला आ जाता है ये अपना टॉपिक सोयल फॉर्मेशन। ठीक है, सोयल फॉर्मेशन कि मृदा का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं? पहला आता है हमारा रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स एंड मिनरल्स। सेकंड हमारा क्या आ जाता है? सेकंड आ जाता है हमारा वेदरिंग। वेदरिंग। थर्ड हमारा आ जाता है क्या था? सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स एंड प्रोसेस। प्रोसेस। ठीक है, मेनली ये टॉपिक्स आ जाते हैं। फिर आ जाता है अपना 4th नंबर पे सोइल प्रोफाइल। ठीक है, सोइल प्रोफाइल आ जाता है। इसका मीन्स है कि सोइल को अगर बनाना है, सोइल का फॉर्मेशन करना है, तो हमें इन 4 टॉपिक्स को कवर करना पड़ेगा, जो कि सबसे पहले आता है रॉक्स एंड मिनरल्स, सेकंड आता है वेदरिंग, और थर्ड आता है सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स एंड प्रोसेस एंड सोइल प्रोफाइल। लास्ट में आता है सोइल प्रोफाइल। सोइल प्रोफाइल किसी सोइल में अगर डेवलप हो जाती है, उसके बाद में अपन उस सोइल को कह सकते हैं कि सर ये ट्रू सोइल में आती है, उससे पहले नहीं कह सकते। अब एक जनरल जो रिएक्शन बोल सकते हैं, वो क्या हो सकती है किसी भी सोइल के लिए? वो ये हो सकती है कि सर सोइल फॉर्मेशन मतलब हो गया कि आप इसको यूं बोल सकते हैं कि सबसे पहले आपने कहा कि हम रॉक्स एंड मिनरल्स को पढ़ेंगे। तो एक जनरल जो रिएक्शन है वो क्या कहती है कि सर सबसे पहले क्या था? रॉक थी। फिर इसके बाद में क्या बना? इसके बाद में हमारा बना पेरेंट मटेरियल, जिसे बोलते हैं अपन रिगोलिथ। रिगोलिथ। उसके बाद में हमारी बनती है ट्रू सोइल। ठीक है सर, कैसे? वो ऐसे, देखो रॉक्स है ना, रॉक्स, अगर रॉक्स में क्या किया जाए, रॉक्स में हो जाए वेदरिंग। क्या हो जाए? वेदरिंग। ठीक है, वेदरिंग हो जाए तो मतलब वेदरिंग का मीन्स क्या है कि अगर रॉक्स किसी भी एजेंट के थ्रू अगर ये टूट जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन हो जाए, उसको बोलते हैं अपन वेदरिंग। अगर इसकी वेदरिंग हो जाती है और वेदरिंग होने के बाद में हमने कहा कि सर इसको अपन पेरेंट मटेरियल या फिर रिगोलिथ कहेंगे। अच्छा सर, इसको ट्रू सोइल क्यों नहीं कह सकते? ट्रू सोइल तब तक नहीं कहेंगे जब तक कि इसमें सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस और सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स वर्क नहीं करेंगे और प्रोफाइल का डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होगा। सर प्रोफाइल का डेवलपमेंट मतलब? प्रोफाइल का डेवलपमेंट मतलब आपने सोइल प्रोफाइल पढ़ी होगी कि उसके अंदर हमें हॉरिजॉन्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हॉरिजन? कि सबसे पहले हमारा सर ओ हॉरिजन होता है, उसके बाद में ए हॉरिजन्स होते हैं, फिर उसके बाद में बी हॉरिजन्स होते हैं और सी और आर। ठीक है सर, इनका फॉर्मेशन किसी सोइल में अगर कंप्लीटली है तो अपन उसको ट्रू सोइल कहेंगे। तो सर इनका फॉर्मेशन कैसे होगा? जब ये जो सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स हैं एंड प्रोसेस, सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स में कौन कौन से आते हैं आपने पढ़ा होगा, क्योंकि आप सबने बीएससी में भी शायद या तो फाइनल ईयर में होंगे या फिर जिन्होंने कर ली होगी। ठीक है, तो सोइल फॉर्मिंग जो फैक्टर्स होते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं? सर आते हैं, हमने एक रिएक्शन टाइप पढ़ी थी, उसमें लिखा होता है ऐसे कुछ, एस इज इक्वल टू एफ से, ठीक है, फिर क्लाइमेट, फिर ऑर्गेनिज्म, क्लोरोफिल जिसे बोलते हैं ClO, R, P एंड T, और फिर ऐसे ऐसे करके दिया हुआ था सर, इसे बोलते हैं सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स। ठीक है, फिर सर प्रोसेस कौन से होते हैं?
ठीक है। प्रोसेस वो होते हैं सर, आपने पढ़ा था कि पहला तो हमने पढ़ा था इल्यूविएशन करके, ई से पढ़ाया था, फिर उसके बाद में इल्यूविएशन, फिर होरिजनाइजेशन पढ़ा था हमने, कैल्सिफिकेशन पढ़ा था, डीकैल्सिफिकेशन पढ़ा था, लेटराइजेशन, पोर्टलाइजेशन, गैल्जिजाइजेशन, ये सारे पढ़े थे। तो ये सारे क्या है, प्रोसेस है। ठीक है। तो मतलब अगर हमें सोइल का निर्माण करना है या सोइल का फॉर्मेशन करना है, यहाँ तक अगर पहुंचना है तो हमें इन सब पार करना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि रॉक्स है क्या चीज, व्हाट इज रॉक्स। उसके बाद में हमें देखना पड़ेगा कि इनकी वेदरिंग कैसी हुई, वेदरिंग कितने टाइप्स की होती है। फिर हमारा आता है कि पेरेंट मटेरियल क्या होता है। ठीक है। फिर फैक्टर्स कौन से होते हैं, प्रोसेस कौन सी होती है। तो आइए अपन सबसे पहले बात करते हैं, वह है रॉक्स की। ठीक है। रॉक्स क्या चीज है। ठीक है। तो रॉक्स को पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारी जो अर्थ है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। सपोज दैट आप अभी अर्थ पे खड़े हो, आपने ये पढ़ा है बचपन से कि हमारी अर्थ क्या होती है, ओव्यूल शेप में होती है। सर यू होती है कुछ। अच्छा जी। तो सर हमें ये नहीं पता कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो उन पार्ट्स को आइए देखते हैं अपन। चलो इन पार्ट्स को देखने के लिए क्या करेंगे, सर आप बताओ। तो हम बताते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये होता है अंदर वाला पार्ट जिसे बोलते हैं अपन कोर, और कोर में भी कौन सा, इनर कोर। ठीक है। इसके बाहर वाला जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं अपन आउटर कोर। क्या बोलते हैं, आउटर कोर। ठीक है। इससे जो बाहर का पार्ट हो गया इसे बोलते हैं अपन मेंटल। ठीक है। और जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं अपन, ये कुछ यू करके दिखा सकते हैं अपन, इसे बोलते हैं अपन अर्थ क्रस्ट। क्या बोलते हैं, अर्थ क्रस्ट। ठीक है। अब इन सब की डेप्थ होती है, मींस कि हम अगर अर्थ में एक होल करें, यहां से सपोज दैट अपन जाना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले अपने को देखने को क्या मिलता है कि सर सबसे पहले आती है अर्थ क्रस्ट। अगर अर्थ क्रस्ट को पार कर लेते हैं तो सर आता है हमारे पास मेंटल, और मेंटल के बाद में क्या आता है सर, हमारे पास आ जाता है कोर, जो दो पार्टों में डिवाइड है, इनर कोर एंड आउटर कोर। सबसे इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है वो कहाँ आता है सर, हमारा यहाँ आता है कि जो आउटर कोर है ना, इसके अंदर क्या होता है कि इतना हाई टेम्परेचर होता है कि सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो सारे एलिमेंट्स लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है। किस फॉर्म में पाए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। और किस दो एलिमेंट्स की इसमें डोमिनेंसी होती है, वो होती है सर हमारे आयरन और निकल की। ठीक है। हमारा जो पृथ्वी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, वो कहीं ना कहीं इसी की वजह से लगता है। अगर इस कोर में लिक्विड फॉर्म में नहीं होता तो पृथ्वी पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता। मतलब हम क्या करते, हम फ्लोट करते, हम इसमें क्या करते, हवा में सस्पेंशन रहते। ठीक है। इसका मीन्स हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है हमारा कोर। ठीक है। जिसमें इतना हाई टेम्परेचर होता है। अच्छा। हमारा सबसे जो पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से मान सकते हैं या फिर हमारा सोइल फॉर्मेशन से भी मान सकते हैं, वो सर हमारा अर्थ क्रस्ट है। सर इनकी डेप्थ कितनी कितनी हो सकती है, वो कितनी कितनी हो सकती है सर, इनकी डेप्थ हो सकती है 5 से लेके 56 किलोमीटर, 5 टू 56 किलोमीटर तो हो सकती है अर्थ क्रस्ट की। फिर आता है हमारा मेंटल। मेंटल की कितनी हो सकती है, मेंटल की हो सकती है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर तक ही हो सकती है। फिर सर हमारा आता है कोर। ठीक है। कोर की कितनी हो सकती है, कोर की हो सकती है 5600 किलोमीटर, 5600 किलोमीटर। कितनी हो सकती है, 56 किलोमीटर। ठीक है। अब अगर मैं डेंसिटी की बात करता हूं इनके, कई बार क्या होता है क्वेश्चन डेंसिटी से रिलेटेड पूछ लेता है कि क्या डेंसिटी रहेगी। ठीक है। तो हमारी जो अर्थ क्रस्ट है ना, उसकी रहती है कितनी, ये रहती है 2.66 से लेके 2.7 समथिंग। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारी यही है। ठीक है। अब आप ये बताओ कि मैं अगर मेंटल में जाता हूं तो डेंसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अगर इंक्रीज होगी क्यों, या फिर डिक्रीज होगी तो क्यों। देखो सबसे पहले तो अर्थ क्रस्ट में अगर नीचे जाते हैं तो मेंटल पार्ट आता है, और मेंटल की डेंसिटी हमेशा इंक्रीज करती है। क्यों करती है सर, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है। इसका मीन्स है कि अगर मास तो कांस्टेंट रहने वाला है लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा इस लेयर का। क्यों, क्योंकि सर इसका जो प्रेशर है ना वो इसको डिक्रीज कर देगा।
अगर डिक्रीज करता है तो इसका मीन्स है कि इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो ये था मोटा मोटी तौर पे समझने के लिए, हमारे अंडरस्टैंड के लिए कि हम किसी चीज को अगर पढ़ रहे हैं तो उसका बेसिक चीज क्या है। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, वो ये है कि सर जो लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे जो हमारा मिनरल्स या फिर जो जिसे बोल सकते हैं एलिमेंट्स थे, वो एलिमेंट्स क्या काम करते हैं यहाँ पे ड्यू टू हाई प्रेशर, ठीक है, और हाई हीट की वजह से क्या काम करते हैं, इन सारी लेयर्स को ब्रेक डाउन करते हुए हमारी अर्थ क्रस्ट पे आ जाते हैं, और ये कुछ इस टाइप के दिखते हैं, ये कुछ टाइप के दिखते हैं। आप सब लोग को पता होगा वोल्केनिक इरप्शन का आपने नाम सुना होगा, जिसे ज्वालामुखी का विस्फोटन कहते हैं। ठीक है, अगर ये होता है तो इसका मीन्स है कि यहाँ पे टेम्परेचर हाई था और यहाँ का टेम्परेचर कम था, इसका मीन्स है कि ये जल्दी से क्या हो गया, सोलिडिफाई हो जाएगा। सोलिडिफाई का मीन्स कि पृथ्वी के आउटर जो हमारा जो सराउंडिंग का, हमारे सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो ऑन एन एवरेज कितना होता है, 30-35 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस। बट जो इसका टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं कितना चला जाता है, ये लेके 1000 से लेके कितना 1400 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, और 1400 डिग्री सेल्सियस का मीन जानते हो आप कितना हाई चला जाता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इसका ये चला जाता है। तो अपन रॉक्स पढ़ेंगे ना, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सबसे पहले अपन आग्नेय चट्टाने पढ़ेंगे, तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, वो होता है सर वोल्केनिक इरप्शन, या फिर अपन बोल सकते हैं कि ज्वालामुखी के विस्फोटन से ये होता है। तो अपन ने पढ़ लिया कि ये सारे इंटीरियर ऑफ अर्थ जिसे बोलते हैं, कि इसका इंटीरियर कैसा है, ये बनी कैसे है, प्लस में हमने सारी पढ़ दी। अब बात आती है कि सर आप अर्थ क्रस्ट को इतना इंपॉर्टेंट क्यों कह रहे हो। देखो, अर्थ जो क्रस्ट होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले बात आती है इसके कंपोजिशन की बात देख लेते हैं। हर एग्जाम, किसी ना किसी एग्जाम में जाओगे ना, तो इसका कंपोजिशन सबसे पहले आता है। अर्थ क्रस्ट को अपन बोल सकते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब कि जो रॉक से मिलकर बनी हुई होती है उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। 3 टाइप के स्फीयर्स होते हैं हमारे अर्थ पे। ये पहला होता है लिथोस्फीयर, सेकंड होता है हाइड्रोस्फीयर, थर्ड वन इज एटमोस्फीयर। एटमोस्फीयर बहुत बेहतरीन तरीके से आप जानते हो। हाइड्रोस्फीयर हमारा ओशियंस आ जाता है, एंड लिथोस्फीयर जिस पे अपन रह रहे हैं उसको अपन कहते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है, अब अर्थ जो क्रस्ट है उसका कंपोजिशन क्या है, तो कंपोजिशन सबसे पहले आता है हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन कितनी परसेंट है, ऑक्सीजन है 46.6%। अच्छा, फिर आता है हमारा सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन कितना है, ये है सर 27.7%। ठीक है, अब ये दोनों जो एलिमेंट्स है ना सर, इनको अपन कहते हैं मेटालिक एलिमेंट। ठीक है, तो मेटालिक एलिमेंट्स कहेंगे। बाकी के जो और सारे पढ़ेंगे वो नॉन मेटालिक में आ जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात और इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है, कि ये दोनों ही एलिमेंट है ना, ये कंप्लीट जो अर्थ क्रस्ट है ना उसमें 74% पार्ट को कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, बाकी के जो रिमेनिंग बच गया ना वो सारे एलिमेंट करते हैं, बट जो 74 एक लार्जेस्ट जो पार्ट है ना उसको यही कवर कर लेते हैं। अब सर कौन सा बच गया नॉन मेटालिक में, नॉन मेटालिक में आ जाता है सर हमारा सबसे पहले आता है एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम कितना है सर 8.13%। ठीक है, फिर एल्यूमिनियम के बाद में हमारा कौन सा जाता है, एल्यूमिनियम के बाद आता है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम कितना है, ये 5.00। ठीक है, फिर कैल्शियम के बाद में हमारा कौन सा जाता है सर, हमारा जाता है पोटेशियम। पोटेशियम कितना है, सॉरी सोडियम आएगा, सोडियम, कैल्शियम फिर सोडियम। सोडियम कितना है, ये आ जाएगा 2.89%। फिर हमारा आ जाता है पोटेशियम। पोटेशियम कितना आ जाएगा 2.56% या 59 भी आ जाता है कई बार। ठीक है, फिर हमारा कौन सा आ जाता है सबसे लास्ट में, वो आ जाता है मैग्नीशियम। जो कितना है, मैग्नीशियम आ जाता है 2.09%। बाकी का रिमेनिंग है 1.41 समथिंग, ये क्या किस में चला जाता है, अदर्स में चला जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे कि मेटालिक कौन सा है, नॉन मेटालिक कौन सा है, कौन कौन से कितने होते हैं। आ जाएगा कि अर्थ क्रस्ट में जो एल्यूमिनियम है वो उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, या फिर आ जाएगा कैल्शियम का कितना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हमारे दो एलिमेंट जो कि मेटालिक एलिमेंट है, ऑक्सीजन जो डोमिनेंसी शो करता है 46.6%, फिर आता है सिलिकॉन, और फिर आता है हमारा एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। ये कंप्लीट को कवर करते हैं।
तो ये आ गया हमारे कंपोजिशन की, अर्थ क्रस्ट का कंपोजिशन क्या है। ठीक है, तो अपन ने पढ़ लिया है, इंटीरियर पढ़ लिए हैं और कैसे कैसे बना। अब बात आती है हमारी रॉक्स की। ठीक है, किसकी बात आती है? रॉक्स की। अब रॉक्स की अगर मैं बात करता हूं तो रॉक्स कितने टाइप की होती है? वो होती है हमारी 3 टाइप्स की। ठीक है, रॉक्स एंड मिनरल्स। ठीक है, रॉक्स कितने टाइप्स की होती है हमारे? 3 टाइप। सबसे पहले की रॉक्स होती क्या है, थोड़ी सी डेफिनेशन को देख लेते हैं अपन। रॉक्स क्या चीज होती है? रॉक्स इज ए नेचुरली अकरिंग। ठीक है, नेचुरली अकरिंग का मीन्स होता है कि प्रकृति में खुद ही बनती है, ना कि आप बनाते हो, ना मैं बना सकता हूँ इसको। मतलब नेचर में अपने आप बनेगी, नेचुरली अकरिंग। हार्ड मास ऑफ मिनरल मैटर। हार्ड मास ऑफ मिनरल मैटर का मीन्स हो गया कि मैं ऐसे कह सकता हूँ, सबसे पहले तो जो रॉक्स है ना, अपन ने पढ़ी रॉक्स, सर इससे सोइल का फॉर्मेशन हो रहा है। हाँ सर, बट रॉक्स का भी तो किसी से फॉर्मेशन हुआ होगा। सर वो हुआ है किससे? मिनरल मैटर से। ठीक है, अच्छा मिनरल से, मिनरल का भी किसी से फॉर्मेशन हुआ होगा। वो क्या चीज है? वो चीज है हमारे एलिमेंट्स। ठीक है, इसका मीन्स ये हुआ सर कि अगर रॉक्स को अगर ब्रेक डाउन किया जाए तो हमारे मिनरल्स बनेंगे। अगर मिनरल्स को भी तोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा? हमारे एलिमेंट्स निकल के आएंगे। जैसे कि हमारे घर को बनाने के लिए क्या चाहिए? हमें ईंटें चाहिए। हमारी जो कंप्लीट बॉडी बनी हुई है वो किससे बनी हुई है? जिसे अपन यूनिटरी सेल्स कहते हैं, जिसे कोशिका कहते हैं, उससे मिलके बनी हुई होती है। इसका मीन्स है अगर घर ईंटों से बना है तो अगर घर को तोड़ा जाएगा तो ईंट ही निकलनी है। ऐसा तो है नहीं कि और कुछ ही निकल जाएगा। ठीक है ना? इसका मीन्स है कि अगर रॉक्स मिनरल से मिलकर बनी है तो अगर मिनरल्स को तोड़ा जाएगा तो क्या निकलेगा? अगर रॉक्स को तोड़ा जाएगा तो मिनरल्स निकलेंगे, और मिनरल्स को अगर तोड़ा जाएगा तो एलिमेंट निकलेंगे। तो वेदरिंग का ध्यान रखना हमेशा कि जब भी किसी भी रॉक्स की वेदरिंग होती है तो वेदरिंग सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना है किसी भी न्यूट्रिएंट सप्लाई के लिए, प्लांट के लिए। एग्रीकल्चर से है इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेदरिंग आप और किसी में जाओगे, अभी सपोज दैट कुछ टाइम पहले न्यूज में था, क्या था कि जो अपना ताजमहल है उसके पास में जितने भी ब्रिक्स मेकिंग जो किल्स थी, मतलब कि जो ईंटें बनाने के भट्टे थे, उनको बंद किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि ईंटें बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? बहुत सारा हमें आग चाहिए, आग जलानी पड़ती है। जो ब्रिक्स मेकिंग जो इंडस्ट्री है, जो काफी आगरा के आसपास काफी डेवलप थी, उससे क्या हुआ? धुआं निकलता था, जो कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ था या कार्बन डाइऑक्साइड हुआ करता था। वो क्या काम करता था कि जो जितना भी वाटर कंटेंट है, मॉइस्चर कंटेंट है, उसके साथ रिएक्ट करके हमारे ताजमहल की प्रॉपर्टी को खराब कर रहा था, उसकी वेदरिंग कर रहा था, वो येलोइश होता जा रहा था। इसके लिए हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि इसके आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां पे कोई भी ईंट नहीं बना सकता। ठीक है, इसके इसका मीन्स हो गया कि उनके लिए तो ये हार्मफुल है, लेकिन हमारे लिए वेदरिंग क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्यों है सर? क्योंकि प्लांट्स को अगर न्यूट्रिएंट सप्लाई करने हैं मिनरल फ्रैक्शन से तो सर हमें वेदरिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि सर मिनरल जो फ्रैक्शन है वो आया है रॉक्स से। ठीक है, और अगर रॉक्स अगर ब्रेक डाउन होती है तो मिनरल आ रहा है। इसका मीन्स है अगर मिनरल्स को ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें एलिमेंट्स मिलेंगे, और एलिमेंट्स हमारे प्लांट न्यूट्रिशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एलिमेंट कौन से? सर कैल्शियम मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा, फॉस्फोरस मिलेगा, सारे एसेंशियल एलिमेंट्स मिलते हैं। ठीक है, तो हमें वेदरिंग इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कहा हमने कि नेचुरली अकरिंग है, नेचुरली हो रहा है, आर्टिफिशियली कोई नहीं कर सकता। ठीक है, हार्ड मास ऑफ मिनरल मैटर। ठीक है, मिनरल मैटर क्यों है हार्ड मास? सब सिर्फ आप जो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है या पॉइंट्स है उनको अपन कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। फॉर्म फ्रॉम द आफ्टर द सोलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा। हमने कहा था अभी वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी का विस्फोटन जब होता है तो सोलिडिफाई होता है, ठंडा हो जाता है मैग्मा, तो हमारी क्या बनती है? रॉक्स बनती है। ठीक है सर, ठीक है, कंपोज ऑफ टू और मोर रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। ठीक है, मतलब कि सर मिनरल्स अलग अलग होते हैं, हो सकता है क्वार्ट्ज हो सकता है फेल्सपार ठीक है, हो सकता है कि ओलिवाइन हो सकता है डोलिमाइन हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये मिनरल्स दो या दो से अधिक मिल रहे हैं तो हमारी रॉक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अगर सर एक ही मिनरल हो सकता है, जिसे बोलते हैं मोनोमिनरलिक रॉक्स। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही कम एग्जिस्ट है, मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में। अगर डोमिनेंसी शो कर रहा है अपन सिर्फ उसी की बात कर सकते हैं ना। ठीक है, तो हमने कहा कि दो या दो से अधिक मिनरल्स जब मिलेंगे तो हमारी क्या बनेगी? रॉक्स बनेगी। अब रॉक्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ग्रेनाइट हो सकती है, बेसाल्ट हो सकती है, या नीस हो सकती है। ठीक है, अब इसमें मिनरल की डेफिनेशन दी हुई है कि मिनरल्स क्या है। ठीक है, मिनरल जिसे नेचुरल अकरिंग, सही बात है। ठीक है, नेचुरल में बन रहे हैं। होमोजेनियस एलिमेंट, होमोजेनियस एलिमेंट का मीन्स क्या हुआ कि पर्टिकुलर एक एलिमेंट क्या काम करेगा? अपनी जियोमेट्रिक फॉर्म्स में होता है, अपने केमिकल स्ट्रक्चर में होता है। वो कैसे होता है? जैसे कि ये इनऑर्गेनिक नेचर होते हैं,
इनऑर्गेनिक नेचर मतलब कि कहीं भी इनमें CHO, अगर किसी भी बात करें कि ऑर्गेनिक है या नहीं है, किसी भी कंपाउंड की, अगर किसी कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो अपन उसको ऑर्गेनिक कह सकते हैं। अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो अपन उसको इनऑर्गेनिक कहेंगे। मिनरल फ्रैक्शन में ये प्रेजेंट नहीं है तीनों, ठीक है, कार्बन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, या फिर और अदर ये तीनों में से हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मीन्स है कि कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक नेचर है, ठीक है। मोस्टली क्रिस्टलाइन, अब क्रिस्टलाइन क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन का मीन्स मतलब होता है कि इनकी अगर इनको कट आउट किया जाए तो इनकी एज मतलब जो कोने बनते हैं वो शार्प बनते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा क्रिस्टल का एग्जांपल है, आप दिन में सुबह सुबह जो चाय पीते हैं उसमें जो चीनी यूज करते हैं वो क्रिस्टलाइन नेचर की होती है, ठीक है। चीनी को जाके आप ऑब्जर्व करना कि उसकी जो एंड है वो एकदम शार्प होती है, ठीक है, बिल्कुल एकदम ऐसे देखोगे आपकी बिल्कुल कटआउट है, ठीक है, यू कुछ करके उसके दाने होते हैं, ठीक है। इसका मतलब वो क्रिस्टलाइन नेचर है। आप रॉक्स को तोड़ोगे तो छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे हमेशा क्रिस्टल फॉर्म में, ठीक है। तो इससे इसका मीन्स हम समझ गए सर कि मोस्टली क्रिस्टलाइन का मीन्स क्या होता है? कंपाउंड दैट हैज ए डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन, बिल्कुल डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन मीन्स, मतलब जैसे मैं बात करूं कि यहाँ पे सबसे एग्जांपल दिया है वो क्वार्ट्ज का दिया गया है जिसका केमिकल फॉर्मूला SiO2। सर क्या मैं इसको Si3 कर दूं तो ये क्वार्ट्ज ही रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा सर? आपने कहा था कि डेफिनेशन में लिखा है कि डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होगा तो ही अपन उसको कहेंगे। सर ये तो डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन था ही नहीं, इसका नाम तो दूसरा आ गया। हाँ तो हमने चेंज कर दिया, इसको क्वार्ट्ज नहीं कहेंगे। क्वार्ट्ज तब तक नहीं कहेंगे सर जब तक कि क्या होगा, SiO2 की फॉर्म में नहीं आ जाए, ठीक है। कंपोजिशन एंड ए कैरेक्टरिस्टिक जियोमेट्रिक फॉर्म। जियोमेट्रिक फॉर्म क्या होता है कि मतलब जैसे कि मैं बात करूँ सिलिकॉन है, ठीक है, सिलिकॉन के ऊपर ऑक्सीजन है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? +4 होती है, ठीक है। सिलिकॉन की +4 होती है, एल्यूमिनियम की +3 होती है। तो इसमें क्या होगा कि एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है ना, और इसमें एक ऑक्सीजन ये होता है, ठीक है। तो ये क्या काम करते हैं? ऐसे करके कुछ बॉन्ड बनाते हैं, मतलब इनकी केमिकली अगर जियोमेट्री देखी जाए तो कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है। आगे अपन पढ़ेंगे मिनरल्स की फॉर्मेशन में कि सर ट्राईहेड्रल क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल क्या होते हैं, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। तो इसका मीन्स हो गया हमने कि इसकी क्या है, जियोमेट्रिक फॉर्म भी हमें पर्टिकुलर होनी चाहिए हर एक मिनरल की। तो ये कंडीशंस हैं जो हमने इसमें कवर कर लिया है। अब सर ये तो एग्जांपल हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, ऑर्थोक्लेस हो गए, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ये तो सिर्फ 2 एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब आती है एक ब्रांच होती है कि रॉक्स की स्टडी को क्या कहते हैं? रॉक्स की स्टडी को कहते हैं सर पेट्रोलॉजी, ठीक है। हर एक ब्रांच को मतलब एक किसी चीज की ब्रांच, जैसे अपने सोइल साइंस पढ़ी है तो एग्रीकल्चर की एक ब्रांच ना, क्यों पढ़ी? हमारी सुविधा के लिए हमने ये कर लिया कि एक स्टूडेंट है या एक पर्सन है वो सब कुछ कवर नहीं कर सकता, कि वो एंटोमोलॉजी पढ़े, इकोनॉमिक्स भी पढ़े, हॉर्टिकल्चर भी पढ़े, है ना, और सोइल साइंस भी पढ़े। इसका मीन्स है हमें अगर इंटेंसिव स्टडी करनी है तो उनकी ब्रांच बनानी पड़ेगी। इसलिए हमने रॉक्स की स्टडी के लिए भी एक ब्रांच बनाई जिसे बोलते हैं पेट्रोलॉजी, ठीक है। अब पेट्रोलॉजी में 2 सब डिविजन्स हैं। पहला कौन सा आ जाता है सर? पेट्रोग्राफी, और सेकंड आ जाता है पेट्रोजेनेसिस। देखो जेनेसिस जहां भी लग जाता है मतलब उसके उत्पत्ति से रिलेटेड वो कहीं ना कहीं स्टडी कर रहा है, ठीक है। सोइल जेनेसिस मतलब मृदा कैसे का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। ऐसे करके पेट्रोजेनेसिस है मतलब कि ओरिजिन ऑफ रॉक्स की स्टडी अपन करेंगे इसके अंदर। अब ये है पेट्रोग्राफी। पेट्रोग्राफी के मीन्स है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक्स का मीन्स हो गया कि इसके बारे में अपन पूरा स्टडी करेंगे, कैसे ये मतलब कि क्या प्रॉपर्टी होती है पर्टिकुलर एक जो रॉक्स है उसकी, ठीक है, ये किन किन प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करती है, सारा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी पेट्रोलॉजी की 2 ब्रांच हो गई, कौन सी? पेट्रोग्राफी एंड पेट्रोजेनेसिस, ठीक है। तो अपने डेफिनेशन कवर कर लिए कंप्लीट, और ये देख लिया कि क्या चीज होती है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट कि टाइप्स ऑफ रॉक्स, कि कितने टाइप्स की होती है। देखो रॉक्स होती है वो कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? इग्नियस रॉक्स पहले, दूसरी होती है सेडिमेंट्री रॉक्स, फिर होती है मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। अब बात आती है सर ये क्या चीज है जो आपने इमेज में लगाई है? यही तो मेन चीज है रॉक्स बनने के लिए। क्यों है मेन चीज? क्योंकि ये है वोल्केनिक इरप्शन, जिसे हम ज्वालामुखी अभी तक जो बात करते आ रहे थे, ठीक है। ये जो देख रहे हो ना, ये जो रेड हॉट जो मटेरियल दिख रहा है जिसे बोलते हैं अपन लावा या मैग्मा, ठीक है, लावा या मैग्मा जिसे बोल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है बट एक बार के लिए आप मान के चलिए कि क्या है, लावा या मैग्मा, ठीक है। ये क्या है? ये पिघली हुई अवस्था में रॉक्स है, ये कह सकते हैं अपन। जब ये ठंडा होगा तो धीरे धीरे देखो ये रॉक्स बन गया, चट्टाने बन गया, ठीक है। और ये है हमारी आग्नेय चट्टाने, ठीक है। इग्नियस रॉक्स जिसे कहते हैं, जिसे कहते हैं प्राइमरी रॉक्स, ठीक है। कौन सी कहते हैं? प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। और सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स को क्या कहते हैं? सेकेंडरी रॉक्स कहते हैं,
ठीक है, ये समझ में आ गया 3 टाइप की रॉक्स होती है, कौन कौन सी होती है। अब बात कर लेते हैं अपन इस चीज की, रॉक साइकिल। रॉक साइकिल का मीन्स हो गया कि जहां साइकिल वर्ड लग जाता है ना, इसका मीन्स आप क्या समझते हो कि सर कहीं ना कहीं हमें ये पता लग रहा है कि ये जो तीनों रॉक्स है ना, इन तीनों रॉक्स में कहीं ना कहीं आपस में इंटरचेंज है। मतलब कि सर इग्नियस सबसे पहले जो बनती है रॉक्स, कौन सी बनती है, इग्नियस, जिसे सर आपने प्राइमरी रॉक्स भी कहा था। अच्छा सर, इसके बाद में बनती है सेडिमेंट्री, फिर कौन सी बनती है, फिर बनती है मेटामॉर्फिक। ठीक है सर, क्या ये जरूरी है कि मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री के बाद ही बने? नहीं, कोई जरूरी नहीं है सर, ये तो आपने बना दिया। अच्छा, इग्नियस से बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। क्या रॉक साइकिल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर साइकिल का मीन्स होता है, अपन पढ़ते हैं नाइट्रोजन साइकिल या फिर वाटर साइकिल। मीन्स है कि वाटर साइकिल में क्या होता है कि जितना भी हमारा समुद्र है या फिर जो तालाबें हैं, झील है, उससे पानी एवपोरेट होता है और एवपोरेट होके बाद में कंडेंसेशन प्रोसेस होता है और वापस वही नदी तालाब झील में आके मिल जाता है बारिश के थ्रू। मतलब जहां से वो गया वही वापस आ गया, इसका मीन्स है वो एक साइकिल कंप्लीट करके आ रहा है। सर इसमें तो साइकिल हुई ही नहीं, आपने ये अगर मिला दे तो क्या हो जाएगा, ये रॉक साइकिल कहलाएगी। सर आपने कहा कि इग्नियस रॉक्स है वो प्राइमरी रॉक्स के अंदर आती है, बिल्कुल आती है प्राइमरी रॉक्स, और ये सेकेंडरी रॉक्स में आती है। क्योंकि प्राइमरी रॉक्स इसलिए कहा और इनको सेकेंडरी रॉक्स इसलिए कहा क्योंकि इनका निर्माण इसी से हुआ है। ठीक है, इसे मात्रिक रॉक्स भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, मदर रॉक्स जिसे बोलते हैं। क्यों मदर रॉक्स इसलिए कहते हैं कि इन दोनों रॉक्स का निर्माण इसी से हुआ है। सर वो कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ, एक फिनोमेना आपने बताया था, वेदरिंग। अब इसमें 4 जो एजेंट्स है या 4 स्टेप्स होते हैं इसके फॉर्मेशन के लिए। कौन सा होता है? पहला होता है वेदरिंग। कौन सा होता है? वेदरिंग। सेकंड होता है ट्रांसपोर्टेशन। फिर थर्ड होता है डिपोजिशन। और फोर्थ वन कौन सा होता है? डाइजेनेसिस। फोर्थ कौन सा होता है? डाइजेनेसिस। मतलब क्या हुआ कि जब आग्नेय चट्टानें बन गई और आग्नेय चट्टानों में वेदरिंग हुई, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा, उसके बाद में जो ये टूटने के बाद में ये ट्रांसपोर्ट हुआ। हो सकता है वाटर के थ्रू, हो सकता है एयर के थ्रू, हो सकता है कि भाई ग्रेविटी के थ्रू, ये कैसे भी ट्रांसपोर्ट हुआ, बट ये ट्रांसपोर्ट हुआ और मैक्सिमम कंडीशंस में किससे होता है? सेडिमेंट्री रॉक्स के केस में ये वाटर के थ्रू होता है। अगर ये ट्रांसपोर्ट हुआ मतलब ये जो पार्टिकल्स टूटे, इनको एक जगह से दूसरी जगह गए, इनको ले जाने का काम किया, उसे बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। फिर आया कि सर ये ले जाके कितनी दूर ले जाएगा, कहीं ना कहीं तो इसको जमाव करना पड़ेगा ना, कि सर यहाँ हाइट ज्यादा थी लेकिन वहां लो लेयर एरिया था, वहां पे जाके इसका जमाव हुआ, उसे बोलते हैं अपन डिपोजिशन। फिर आता है डाइजेनेसिस। डाइजेनेसिस मतलब हो गया कि सर उस जो आग्नेय चट्टानें टूट टूट के जो आई थी, उनका डाइजेनेसिस हो गया, मतलब कि उसका सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन कहीं ना कहीं ऐसे होता है। इसे बोलते हैं स्ट्रेटिफाई। स्ट्रेटिफाई रॉक्स से बोलते, क्यों बोलते हैं, वो आगे एक डायग्राम दिया हुआ है इसका सेडिमेंट्री रॉक्स का, उसमें अच्छे से समझेंगे कि इसको स्ट्रेटिफाई रॉक्स भी क्यों कहते हैं। फिर बात आती है कि सर मेटामॉर्फिक रॉक्स हो गई। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स के लिए कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है कि सर ड्यू टू हाई हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। भाई साहब क्या होगा, जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर अगर इस पे आएगा तो हमारी कौन सी इसका रॉक्स का फॉर्मेशन होगा, वो मेटामॉर्फिक रॉक्स होगा। इसके मेटामॉर्फोसिस मतलब कि इसका जो केमिकल कंपोजिशन या फिर फिजिकल स्ट्रक्चर है उसमें चेंज होना। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस का मीन्स होता है जैसे कि आप देखते हो कि इंसेक्ट में मेटामॉर्फोसिस होता है। मेटामॉर्फोसिस मतलब कि एक स्टेज से, एक लाइफ की स्टेज से दूसरी लाइफ की स्टेज में चेंज होता है, उसे मेटामॉर्फोसिस करना पड़ता है। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस का मीन्स ये होता है कि मोर्फोलॉजी मतलब उसकी स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, इसलिए अपन इसको मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा। चलो ठीक है सर, समझ गए हम। क्या समझे कि सर इग्निशियस से हमारा सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं, इसलिए अपन इसको मात्रिक रॉक्स भी कहते हैं। बोलो चलो ठीक है। अब ये सब हुआ, अरे सर तो ये भी तो हो सकता है क्या कि सेडिमेंट्री से इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन हो जाए? बिल्कुल हो सकता है।
या फिर ये भी हो सकता है कि मेटामॉर्फिक से इग्नियस का रॉक्स हो जाए, बन जाए। बिल्कुल, अगर सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक बन रही है तो इससे ये भी हो सकता है। सर ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये इसलिए पॉसिबल हुआ कि अगर सपोज दैट सेडिमेंट्री रॉक्स में ये कभी ना कभी ऐसा हुआ कि भाई हाई टेम्परेचर आ गया, और हाई टेम्परेचर की वजह से क्या हो गया, मेल्ट हो गई, पिघल गई, और पिघल होने के बाद जमीन की सतह पे आ गई, तो ये किस में कन्वर्ट हो गई, वो इग्नियस रॉक्स में हो गई। ऐसा ही करके मेटामॉर्फिक रॉक्स में होता है। ठीक है सर, ये तो मान गए, बट सेडिमेंट्री टू मेटामॉर्फिक में क्या कनेक्शन है? इसलिए कनेक्शन है कि अपने को पता है सेडिमेंट्री से तो मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन मेटामॉर्फिक से सेडिमेंट्री में कन्वर्ट हो सकती है। वो कैसे हो सकती है कि अगर अपन इसमें वेदरिंग करवा दें, मेटामॉर्फिक रॉक्स में क्या करते हैं, वेदरिंग करवा दें, और वही प्रोसेस सबसे पहले वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन एंड डाइजेनेसिस अगर हो जाए तो अपन सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण कर सकते हैं इससे। तो ये थी कंप्लीट आपकी क्या थी, रॉक साइकिल। ठीक है, अब अपन पर्टिकुलरली एक एक रॉक्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आती है अपनी इग्नियस रॉक्स। ठीक है, कौन सी आती है, इग्नियस रॉक्स। ठीक है, अब इसका क्लासिफिकेशन होता है, सबसे पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ये कितने टाइप की होती है, ये होती है 2 टाइप की। कौन कौन सी, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला आता है अपना इंट्रेंसिव। इंट्रेंसिव जिसे बोलते हैं प्लूटोनिक। फिर होती है एक्सटेंसिव, जिसे बोलते हैं वोल्केनिक रॉक। क्या बोलते हैं, वोल्केनिक रॉक। ठीक है, अभी 2 टाइप पे हो गई ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। सर ये इंट्रेंसिव और एक्सटेंसिव क्या क्या चीज है, हमें तो नहीं समझ में आया। इसका मीन्स अभी अब अपन ने पढ़ा था ना कि वोल्केनिक इरप्शन होता है, मतलब ये हमारी अर्थ क्रस्ट थी और यहाँ से ये वोल्केनो निकला। कई कई बार क्या होता है किसी किसी कंडीशंस में कि ये वोल्केनिक इरप्शन तो होता है, लेकिन इसका मीन्स है कि जब ये वोल्केनो अर्थ से कोर से जब यहाँ आता है, कहीं ना कहीं इस मेंटल पार्ट या फिर अर्थ क्रस्ट के अंदर ही, अर्थ के अंदर ही ठंडा हो जाता है। ठीक है, मतलब ये अंदर ही रह गया। इसका मीन्स है कि सर ये इंट्रेंसिव अंदर हो गया, और इसको बोला अपन ने दूसरा नाम प्लूटोनिक रॉक्स। अगर ये बाहर आ गया तो इसका मतलब है ये एक्सटेंसिव रॉक्स हो गई, जिसे बोलते हैं वोल्केनिक जो रॉक्स, जो कि वोल्केनिक इरप्शन से बनती है। एक्सटेंसिव मतलब बाहरी है, मतलब बाहर अगर है कोई चीज, अगर ये वोल्केनिक इरप्शन जो हो रहा है, जो ज्वालामुखी का विस्फोटन हो रहा है, ठीक है, अगर ये बाहर आ रहा है तो ये एक्सटेंसिव में चला जाएगा। ठीक है, आपके डब्ल्यू के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एक एग्जांपल देंगे, उसमें पूछ लेंगे कि ये कौन से टाइप की रॉक्स है, या फिर पूछ लेंगे इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव है, या फिर पूछ लेंगे कि कौन सी रॉक्स है जो एक्सटेंसिव में आती है। इसलिए अपने को एग्जाम्पल पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। अब इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं, इंटेंसिव में तो आ जाता है कौन सा, ग्रेनाइट। ठीक है, और एक्सटेंसिव में कौन सा आ जाता है, वो होता है हमारा बेसाल्ट। ठीक है, तो एग्जाम्पल दोनों ही याद रखना। अब इसकी बात हो गई, अब बात आती है सेकंड की क्लासिफिकेशन कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन पे इसको 2 भाग हम बांटते हैं। कौन कौन से, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला आता है एसिडिक। कौन सा होता है, एसिडिक। फिर आता है न्यूट्रल। ठीक है, इसे इंटरमीडिएट भी बोलते हैं, कि क्या बोलते हैं न्यूट्रल को, सेकंड नेम से इंटरमीडिएट। फिर आता है बेसिक। ठीक है, कितने टाइप की हो गई, 3 टाइप की हो गई सर। ठीक है, एसिडिक, एसिडिक मींस अब इनको क्लासिफाई किसके बेसिस पे करते हैं, वो करते हैं सिलिका कंटेंट। कौन सा, सोइल में सिलिका जो कंटेंट पाया जाता है उसके बिहाफ पे। सर एसिडिक किसको कहेंगे, जिसमें मोर देन 65% सिलिका कंटेंट हो, उसे बोलते हैं एसिडिक। सर न्यूट्रल किसको कहेंगे, सर न्यूट्रल कहेंगे अपन जिसमें 55 से 65% क्या हो, सिलिका कंटेंट हो, अपन उसको न्यूट्रल कहेंगे। सर बेसिक किसको कहेंगे, बेसिक या तो कह सकते हैं लेस देन 45% सिलिका, या फिर बोल सकते हैं 45 से 55 के बीच में अगर है तो अपन उसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब इनके एग्जांपल कौन से, कि सर एसिडिक में आ जाती है अपनी ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आ जाता है। ठीक है, बेसिक में कौन सा आ जाता है, सबसे पहला बी से बेसाल्ट। फिर आ जाता है जेब्रो। ठीक
ठीक है। तो ये क्या है, इसके एग्जाम्पल है, कौन सा, बी से बेसाल्ट और फिर ये जेब्रो, ठीक है। इसमें आ जाता है एंडेसाइड। तो इन सब के ये एग्जाम्पल हो गए और इग्नियस रॉक्स का क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं अपन किसकी, सेडिमेंट्री रॉक्स की। अब बात करते हैं अपन सेडिमेंट्री रॉक्स की। अब सेडिमेंट्री रॉक्स में अपन ने कहा था कि इसको स्ट्रेटिफाई रॉक्स क्यों कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेटिफाई रॉक्स कैसे कहते हैं, देखो इसमें क्या है, ये जो आप देख रहे हो, क्या देख पा रहे हो कि सर यहाँ पे माउंटेन है, मतलब एक पहाड़ है, और इस पहाड़ से क्या आपने कहा सर, वेदरिंग हुई, वेदरिंग से ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन से देखो ये रिवर है, रिवर से आता आता यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है, और ये देखो स्ट्रेटा बन रहे हैं, ठीक है। इसलिए अपन इसको सेकेंडरी रॉक्स या फिर इसे स्ट्रेटिफाइड रॉक्स कहा था, क्योंकि इसमें डिपोजिशन क्या हुआ, क्रोनोलॉजिकल होता है, टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे आज बारिश हुई, आज इसका डिपोजिशन हो गया, है ना। हो सकता है कि भाई 5 दिन 7 दिन या फिर 1 महीने बाद में बारिश हुई तो नए सेगमेंट्स आएंगे। तो ऐसे करके जो रॉक्स बनती है उसे बोलते हैं अपन सेडिमेंट्री रॉक्स। आप समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। अब आती है हमारी मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक रॉक्स में क्या है कि मेटामॉर्फिक रॉक्स का मीन्स हो गया कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर वर्क करेगा तो हमें क्या मिलेगी, मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलेगी, ठीक है। तो इसका ये सिंपल सा है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी ये टेबल, ठीक है। अभी टेबल क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें लिख रखा है कि ये कौन सी है, ओरिजिनल या प्री एग्जिस्टिंग रॉक, ठीक है। ये है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये रॉक हो सकती है कि इग्नियस आग्नेय चट्टान भी हो सकती है और सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, जिसे परतदार चट्टान भी बोलते हैं, अगर वो हो सकती है। इसका मीन्स है अगर नीस है उस पर हाई टेम्परेचर और प्रेशर वर्क करेगा तो क्या बनेगा, ग्रेनाइट, जो कि हमारे किचन में लगाया जाता है, रसोई में जो लगाया जाता है उसे बोलते हैं ग्रेनाइट, ठीक है। अब क्या होता है, अगर बेसाल्ट है, बेसाल्ट पे प्रेशर और टेम्परेचर वे एक्ट करा तो बनता है हमारा सिस्ट। ऐसे करके अगर सैंड स्टोन है तो हमारा क्वार्ट्ज बना, ठीक है। ऐसे करके लाइम स्टोन है, डोलामाइट है तो हमारा मार्बल बना। इसलिए अब अगर बात करें हमारे घर पे कि मार्बल लगवाएंगे, ठीक है, तो आप ये ना कि मार्बल तो हम जानते हैं कैसे बनता है, वो कैसे बनता है कि मार्बल सर हमारा बनता है एक मेटामॉर्फिक रॉक्स है, जो कि लाइम स्टोन पे अगर हाई प्रेशर और हीट वे एक्ट करती है तो हमारा मार्बल बनता है। ऐसे करके हमारा जो ग्रेनाइट है वो कैसे बनता है, वो ग्रेनाइट बनता है सर, हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे कि सर नीस है, एक नीस टाइप की सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, उस पे हाई टेम्परेचर और हीट अगर एक्ट करी तो ग्रेनाइट बनेगा, बिल्कुल सही बात है। ऐसे करके आयरन ओर का है तो हेमेटाइट बनेगा, फिर ऐसे करके हमारा कोल है, कोयले से क्या बनता है, ग्रेफाइट बनता है, ठीक है, ग्रेफाइट बना। ऐसे करके सेल से क्या बना, स्लेट बना। तो ये सारे एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। पेडोलॉजी में अगर रॉक्स एंड मिनरल्स में बात करेगा ना तो सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है, कि उसमें दे देगा मार्बल इज ए टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक, ठीक है। तो उसमें होगा आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक्स। तो किस टाइप की रॉक्स में आएगा, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में आएगा। तो आपको सबसे पहले ये काम करना है कि इस टेबल को अपने को याद कर लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये अपना काम है। अब आगे बात आती है मिनरल्स की। अभी मिनरल्स का अपन ने पढ़ दिया डेफिनेशन। अब क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ब्रॉडली अगर इनको क्लासिफाई किया जाए तो मेनली 2 टाइप के होते हैं सर। पहला होता है प्राइमरी और दूसरा होता है कौन सा, सेकेंडरी। सर आपको आपने कैसे बता दिया प्राइमरी है सेकेंडरी है, देखो इनका एक क्राइटेरिया है क्या, क्ले साइज से अगर कोई बड़ा है, क्ले साइज कितना होता है, होता है लेस देन 0.002 mm से कम, ठीक है। अगर इनके पार्टिकल साइज इस साइज से कम है तो इसका मतलब ये सेकेंडरी मिनरल्स में आ गए। अगर इससे बड़ा है तो ये आ जाते हैं प्राइमरी मिनरल्स के अंदर आ जाते हैं। अब प्राइमरी मिनरल्स में कौन कौन से आ जाते हैं, वो आ जाता है क्वार्ट्ज आ जाता है, मोस्कोवाइट आ जाता है, ऑर्थोक्लेस, बायोटाइट एंड ओलिविन, ठीक है। सेकेंडरी में कौन सा आता है, गोथाइट आ जाता है, हेमेटाइट, जिब्बेसाइट, क्ले मिनरल्स, डोलोमाइट, कैल्साइट एंड जिप्सम आ जाता है, ठीक है। जिप्सम एक मिनरल है, ठीक है। कैल्साइट भी एक मिनरल है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जिसे बोलते हैं,
ठीक है। तो सारी क्या है, मिनरल्स हैं, लेकिन किस में आ जाते हैं, सेकेंडरी मिनरल्स के अंदर आते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम ये याद रखें कि प्राइमरी में कौन सा है और सेकेंडरी में कौन सा है। क्यों सर, क्योंकि ये बहुत ही एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि दो मिनरल दे दिए, जैसे सपोज दैट जिप्सम और कैल्साइट दे दिया और पूछ लिया कि कौन से टाइप का मिनरल है, प्राइमरी सेकेंडरी, तो आपको ये पता होना चाहिए प्राइमरी में कौन सा आता है, सेकेंडरी में कौन सा आता है। फिर होते हैं कि क्वार्ट्ज, फेल्सपार और माइका, ये तीनों ही क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों, हमारी सोइल में सबसे ज्यादा डोमिनेंसी देखनी क्वार्ट्ज, फेल्सपार और माइका, इन तीनों मिनरल की मिलती है। ये 10% के आसपास होता है, ये 43 या 48 के आसपास होता है, बाकी का रिमेनिंग हमारा क्वार्ट्ज आ जाता है। इसका मीन्स है कि हमने मिनरल्स को देख लिया है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, और हमने पढ़ लिया है, बेसिक आइडिया हमने पूरा ले लिया है कि कैसे कैसे फॉर्मेशन हुआ है। तो आज का लेक्चर रॉक्स एंड मिनरल्स का, और तुम आप लोगों का सभी का जो सिलेबस है कि आरपीएससी के द्वारा डब्ल्यू का सिलेबस क्या है सर, वो हमने आज देख लिया है। तो आई होप कि आप सब लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी और आपने अच्छे से इसको देखा होगा। तो मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। और आप सभी लोगों का एक फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग अगर फीडबैक देंगे कि मतलब इसमें क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जो भी है, हमको क्या चीज़ समझ में आई क्या नहीं आई, तो हमें नेक्स्ट क्लास में इम्प्रूव करने का थोड़ा मौका मिलेगा कि हमें पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ पे काम करें, बच्चों को क्या समझ में नहीं आ रही। ठीक है, तो अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद, और आज की क्लास को यहीं करते हैं।